वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर आला के सीआर की ज़ेर सदारत मुनक़िदा काबीना इजलास में लिए गए फैसलों को अहम करार दिया। ख़ास तौर पर महकमे सेहत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमत की काविशों को उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया। रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की मजमूई सूरत हाल को बेहतर करार देते हुए उन्होंने महकमे पुलिस के इक़दामात की सताइश की। लॉकडाउन के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी न करने अवाम को उन्होंने मशवरा दिया। TTV के इनपुट एडिटर हसन इरफान से बात करते हुए उन्होंने मज़ीद तफसीलात बताई। कोरोना की दूसरी लहर के चलते रियासत तेलंगाना में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जहां मौसर इक़दामात को रूबअमल लाया जा रहा है, वहीं तेलंगाना को सेहत के शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कल मुनक़्क़िदा काबीना के इजलास में बाज़ अहम फैसले लिए हैं। इस सिलसिले में आइए बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली साहब। उनसे जानते हैं कि रियासती काबीना के जो कल अहम फैसले हुए हैं वो किस नौइयत के हैं। सर, जिस तरीके से कल रियासती काबीना में अहम फैसले लिए गए, ख़ास तौर पर सेहत के शोबे को मुस्तहकम बनाने के लिए, वो काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? ये ऑनरेबल सीएम साहब केसीआर साहब के पास एक विजन है। तेलंगाना बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने लैंड ऑर्डर पर तवज्जो दी। आज लैंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि लोगों में उस वक्त डाउट था कि लैंड ऑर्डर कैसा रहेगा तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना बनने से पहले नेक्सटिज्म का बहुत यहाँ पर जोर था, क्रिमिनल राइट्स बहुत हुआ करते थे और पुलिस में स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया। अब पुलिस माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर इंतजाम। उसके बाद दूसरा मसला था पावर का मसला था, करंट का। करंट हमारे पास इतना कम था कि किसानों को जो है हफ्ते में 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करंट दिया जाता था, वो भी 4-5 घंटे। इंडस्ट्रीज़ को 5 दिन करंट दिया जाता था, 2 दिन इंडस्ट्रीज हॉलीडेज मनाया जाता था और रोज़ाना ब्रेकडाउन हुआ करता था। ख़ासतौर से समर में तो 8-8 घंटे ब्रेकडाउन था। सीएम साहब ने ख़ास तौर से पावर पर तवज्जो दिया। आज पावर में सरप्लस पावर हमारी स्टेट में चुका। उसके बाद मतलब था हमारे किसानों का। किसानों के लिए ख़ास तौर से घर घर तक पीने का पानी और उनकी ज़राअत के लिए पानी की ज़रूरत थी। उसके लिए सीएम साहब ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाया, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में तेलंगाना स्टेट नंबर 1 है इस वक्त। पंजाब हरियाणा से भी आगे अगर प्रोटेक्शन है तो हमारी स्टेट का है, जो चावल का हमारे किसानों का प्रोटेक्शन है। और हमारी ज़मीन ज़राअत के लिए किसानों को ख़ास तौर से खुशहाल बनाने के लिए रैतु बंधु स्कीम लाई, जिसके लिए हर एकड़ पर 10,000 रुपये देते हैं और कम से कम 1,52,000 एकड़ को ज़मीन को पैसे दिए जाते हैं, जिसके लिए 14 से 15,000 करोड़ का बजट होता है। उसी तरह घर घर पानी पहुंचाने के लिए जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में जितने विलेजेस हैं, 12,700 विलेज है, इसमें 12,600 विलेज तक पानी पहुंच चुका है। पीने का पानी 1 रुपये में नल का कनेक्शन दिया गया। मिशन काकतिया के जरिए तालाबों को साफ किया गया। सीएम साहब ने हर एक स्टेप बाय स्टेप के काम किया है। IT काफ़ी डेवलप हुआ है हमारे पास, और उसका भी जो तेलंगाना बनने के बाद आज IT हमारा भी इंडिया में डे बाई डे नंबर 1 तरीके से जा रहा है। उसी तरह हेल्थ का मसला है। इससे पहले के साबिक़ दवाखाने काफ़ी थे हमारे पास, जो निज़ाम स्टेट के ज़माने से चलते आ रहे थे, मगर इस साल सीएम साहब ने खुद वो डिपार्टमेंट को अपने हाथ में लिया है। और कल ख़ास तौर से हेल्थ के ऊपर बहुत डिस्कशन चला। मैं समझता हूँ 4 घंटे तो हेल्थ के डिपार्टमेंट पर डिस्कशन चला, इसको कैसा डेवलप कर सकते हैं। सारे तेलंगाना के सारे डिस्ट्रिक्टों में डायग्नोसिस सेंटर खोलने की बात की, जहाँ हर किस्म का इलाज फ्री होगा। सीएम साहब ने यहाँ तक सोचा कि हर आदमी के लिए पूरे टेस्ट करने के बाद एक डेटा उसके हाथ में होना चाहिए, कभी भी वो कोई दवाखाना जाए। और वारंगल में एक बहुत बड़ा दवाखाना खोला जा रहा है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दवाखाना वारंगल में होगा, जिसका फाउंडेशन भी बहुत जल्द रखा जाएगा। और 10,000 करोड़ रुपए सीएम साहब ने ख़ास तौर से अपने बजट से कहा है कि 10,000 हों दो या 15,000 करोड़ हों दो, इस मरतबा हम हेल्थ पर ज़्यादा तवज्जो देंगे इस साल। तो हेल्थ के लिए 5 मेडिकल कॉलेज का परमिशन दिया गया और भी 1-2 मेडिकल कॉलेज का परमिशन का देने का इरादा है। तो सीएम साहब चाहते हैं कि तेलंगाना स्टेट जिस तरह साबिक़ा में भी हेल्थ में हमारा स्टेट हब था, यहाँ पर काफ़ी लोग आकर अदर स्टेट से इलाज कराते हैं। आज भी जितने कोरोना के पेशेंट हमारे तेलंगाना स्टेट के अंदर है, उसमें 30 और 40% के तो लोग तो आंध्रा और कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से आए। आज हमारे पास जो इससे पहले बेडों की किल्लत हो रही थी, आज तो इस वक्त 70% बेड खाली है। इसलिए कोरोना कर्फ्यू के अंदर थोड़ी नरमी की गई है। तो हेल्थ के अंदर भी सीएम साहब बहुत सीरियस है और अल्लाह चाहे तो हेल्थ 1 साल के अंदर हमारे पास तमिलनाडु और केरला के अंदर हेल्थ में बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ है। वहाँ पूरी टीम को भिजाया जा रहा है किस तरह यहाँ पर लोगों की खिदमत कर सके।
सीएम साहब बहुत सीरियस है। अल्लाह चाहा तो इस साल के अंदर मैं समझता हूँ, क्योंकि अभी कोरोना की दूसरी लहर है, लोग कहते हैं कि तीसरी लहर आने वाली है, उसके लिए सीएम साहब रात दिन कोशिश कर रहे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट के तमाम आला ऑफिसरों के साथ बहुत देर तक इजलास चला, उन लोगों से कहा सीएम साहब ने, और एक मिनिस्टरों की भी एक टीम डाली गई कि हेल्थ के अंदर हम किस तरह एक अच्छा काम कर सके। और आगे जाकर एक साल के अंदर हेल्थ में भी जिस तरह हम 8 डिपार्टमेंट में पावर के अंदर हम आज सरप्लस हो चुके हैं, लैंड ऑर्डर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसी तरह एग्रीकल्चर में हमारे किसान बहुत खुशहाल हो रहे हैं, 24 घंटे करंट फ्री दिया जा रहा है। उसी तरह हेल्थ में भी इंशाल्लाह आने वाले साल 2 साल में तेलंगाना का हर आदमी सरकारी दवाखाने में जाके इलाज करा सकेगा। क्यों? क्या खानगी दवाखाने में बहुत ज़बरदस्त लूट मार हो रही है। आप जानते हैं कोरोना के अंदर तो लोग बेबस हो चुके हैं, वो बिल भी नहीं दे सकते, इतने तगड़े तगड़े बिल हुए। सीएम साहब ने काफ़ी कब से 2 बजे से रात के 10 साढ़े 10 तक कैबिनेट मीटिंग चलती रही, और ज़्यादातर इसी पर फोकस किया गया कि हेल्थ के बारे में और ये तीसरी लहर के बारे में। अभी तो ये तीसरी लहर के कोई ऐसी बयाना तो अभी नहीं है, मगर पेशेंट को ही आ रही है। कोई दिसंबर कहता है, कोई कहता है कि जनवरी, कोई कहता है कि नवंबर। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस कोरोना से महफूज करे। और तेलंगाना हुकूमत स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हमारे सीएम साहब का विजन कोई काम लेते हैं हाथ में तो उसे मुकम्मल तरीके से डेवलप करते हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट बनाना आसान काम नहीं था। अगर मैं समझता हूँ दूसरी हुकूमत शुरू भी करती तो एक 8-9 साल में बनाती थी। सीएम साहब ने 2 साल में, उसे 2.5 साल में कंप्लीट किया, और उससे आज 42 लाख एकड़ को पानी दिया जाता है केनाल के जरिए। हमारी ख्वाहिश होती थी, खुद मुझे ख्वाहिश रहती थी, मैं कई बार आंध्रा जाता था, हरियाणा, पंजाब जाता था मेरे बिजनेस के सिलसिले में। मैं बोलता था अरे वहाँ इतना पानी है, वही रीज़न पर मैं पार्टी सब में शामिल हुआ था। सीएम साहब कहे थे कि आप पार्टी में आने के वक्त मुझसे पूछे थे कि आपके जहन में किस वजह से ये बात आई कि हमारा तेलंगाना होना चाहिए। साहब मैं एक डेयरी फार्मर हूँ, मैं देखता हूँ जब जाता हूँ मैं भैंस खरीदने हरियाणा, पंजाब और आंध्रा, तो वहाँ पर केनालों से पानी आता है। हमारे लोग बहुत मजबूर है पानी नहीं होने की वजह से, बोर से चलाते हैं, करंट नहीं होता है, उसकी वजह से पानी बराबर नहीं मिलता। सीएम साहब ने कहा था जब तेलंगाना की जो तहरीक के दौरान कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपन बनाएंगे, कालेश्वरम प्रोजेक्ट गोदावरी पर, तो उस वक्त बहुत से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। आज उन्होंने उसे तकमील किया। आज हिंदुस्तान में ज़राअत में लोग पंजाब हरियाणा की बात करते हैं, आंध्रा की बात करते हैं, सबसे बढ़ के प्रोडक्शन हुआ है तो हमारी स्टेट के अंदर। ये हम नहीं कह रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वे में बता रहा है। और आज हमारी हर शोबे हयात में हम क्या तरक्की करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हेल्थ डिपार्टमेंट को भी बहुत तेज़ी से तरक्की देंगे। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर किसी आदमी को खानगी दवाखाना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरकारी दवाखाने में उसका मुकम्मल इलाज किया जाएगा और आला पैमाने पर इलाज किया जाएगा। ख़ासतौर से राशन के कार्ड्स के लोग बहुत से अप्लाई किए थे, 5,000 लोगों का सैंक्शन हुआ था, अभी 4,500 लोगों को बैलेंस था, वो भी उनको राशन कार्ड देने के अहकाम जारी किए। कल के कैबिनेट के अंदर बहुत से वेलफेयर के कामों के बारे में बहुत सा डिस्कशन रहा है और हर चीज़ की मंजूरी दी है। ख़जाना भी बहुत टाइट है इस वक्त, क्योंकि कोरोना की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट से भी फंड्स बराबर नहीं आ रहे हैं, हमारी स्टेट में भी टैक्सेस नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ ये 1 साल के अंदर करीब 1 लाख करोड़ का इस खजाने में नुकसान हुआ है, और उसके बाद भी हमें पूरी उम्मीद है कि फिर अच्छी तरीके से मुस्तैदी से काम करते हुए हमारी स्टेट को डेवलप करेंगे। और कल ही काफ़ी ये डायग्नोसिस सेंटर का इफ्तिताह के बारे में कहा कि लोगों को हर तरीके का टेस्ट फ्री होना चाहिए, और जगह जगह सीएम साहब ने बस्ती दवाखाने कायम किए, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आने वाले टाइम पर हेल्थ पर काफ़ी काम किया जाएगा, और मैं समझता हूँ 1 साल 2 साल के अंदर तेलंगाना का हर आदमी, दौलतमंद इंसान भी सरकारी दवाखाने में जाके इलाज कराने से फ़ायदा हासिल करेगा, क्योंकि बगैर पैसों के बहुत आला पैमाने पर उसका इलाज किया जाएगा। वो कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह उसमें ज़रूर कामयाबी होगी। साहब जैसा कि आपने कहा कि तेलंगाना में मजमूई तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बाज़ कत्ल के वाक़यात को लेकर तशवीश का इजहार किया जा रहा है, इस सिलसिले में आप क्या कहें? डेफिनेट मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, हमें सब्र चाहिए। आप देखिए कुछ दिन से मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है, मैं भी कुछ कायदीन से भी बात किया हूँ और कुछ मजहबी कायदीन से भी बात किया हूँ। हम लोगों में सब्र होना चाहिए, चाहे वो मजहबी कायदीन हो चाहे सियासी कायदीन हो। हमारे पास हर चीज़ की खिलाफ वर्जी करने की आदत हो गई। लोग जो है कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, उसके बाद हठधर्मी भी करते हैं। कई वाक़यात आप देख रहे हैं तो ये कोरोना इस कर्फ्यू के अंदर। मैं तमाम मेरे भाइयों से अपील करता हूँ, अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे और ये इंतकाम का जो जज्बा आपके अंदर है उसको दूर रखे। इंतकाम को अल्लाह ताला कभी भी पसंद नहीं करता है, और अल्लाह ताला हमेशा सब्र वालों को पसंद। और हमारे बयानात भी हम हठधर्मी भी करते हैं और बयानात भी उल्टे पुल्टे देते हैं, जिसकी वजह से
हमारे नौजवान भी भड़क जाते हैं। मैं तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि सब्र से काम कीजिए और जो भी कानून के दायरे में रहकर काम कीजिए। जहाँ पर भी कानून से खिलाफ वर्जी होती है उसे इमीडिएट एक्सेप्ट कीजिए। जिद करने से या तू मैं करने की वजह से और भी मामला बिगड़ सकता है। अब यही मेरी गुजारिश है आप लोगों से, जो जितने कत्ल हो रहे हैं, देखिए पुलिस डिपार्टमेंट हर घर नहीं होता है, ये वाक़यात एक फैमिली मैटर में हो रहे हैं। और सरी सी चीज़ के लिए चंचौड़े का कल का वाक़या हुआ, नौजवान बच्चा कैसा है, परसों के दिन वो बच्चे को जो है मोटरसाइकिल पे जाते हुए उसने उसका गला काट दिया। ये बड़ी दुख की बात है। तो हम लोगों में सब्र आना चाहिए और अल्लाह ताला पर हर चीज़ छोड़ देना चाहिए। हाँ, हम आगे तालीम में बढ़ना चाहिए, हम तरक्की में आगे बढ़ना चाहिए, मगर सब्र में सबसे ज़्यादा सब्र अल्लाह ताला हमेशा इन्नल्लाह मा साबिरीन, बार बार कुरान में कई जगह इसका जिक्र है। जो सब्र करता है उसके साथ ही अल्लाह ताला साथ होते हैं। ज़रूर उसको अगर कोई तकलीफ़ होती है तो उसका बदला भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और हम दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो तालीम से मुकाबला कर सकते हैं। जब तक हम अच्छी आला तालीम हासिल नहीं करेंगे, आप तालीम हासिल करके मुलाजिमत का मसला नहीं है, तालीम आने के बाद आप तिजारत भी करते हैं तो उसमें कामयाब होते हैं। तो हमारे तमाम कायदीन से, हमारे उलमा हज़रात से भी मेरी अपील है कि हमारी कौम को अच्छी से अच्छी नसीहत कीजिए, क़ानून की खिलाफ वर्जी के ख़िलाफ़ मत जाइए। और पुलिस की ड्यूटी यही होती है। देखिए पुलिस एक दो वाक़यात बता रहे हैं कि पुलिस 2 बजे से पहले रोक दी, मगर ये बात सही मुनासिब नहीं है। पुलिस 2 बजे के बाद ही रोकती है। पुलिस वाले भी काफ़ी तादाद में कोरोना से उनका काफ़ी लोगों की डेथ हुई है। तकरीबन पिछली मरतबा 65 से 70 पुलिस वालों की डेथ हुई। इस मरतबा भी कुछ पुलिस वालों की डेथ हुई है कोरोना में। वो खुद अपने खौफ में रहते हैं, अपने परेशानी में रहते हैं, अपनी ड्यूटी करते करते थक जाते हैं। आप वो 2 बजे से पहले क्यों रोकेंगे? ये सरासर बाज़ जगह से आवाज़ उठ रही है, मगर मैं तो समझता हूँ सरासर गलत बात है। कभी भी पुलिस वाले किसी आदमी से अगर कोई स्पीड में आ रहा है तो उससे ज़रूर रोकते हैं, या कोई रॉन्ग साइड आ रहा है तो उससे रोकते हैं, मगर लॉकडाउन के टाइम से पहले कभी किसी को नहीं रोकते। लॉकडाउन का 2 बजे के बाद ही रोकते हैं। और लोग उसको खामखा कुछ अफवाह उड़ा रहे हैं, कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो पर्सनल में है कुछ लोगों को। कुछ लोग वो आके एहतजाज भी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि क़ानून की खिलाफ वर्जी मत कीजिए। कानून के दायरे में रहने में ही पुलिस का भी भला है, आवाम का भी भला है। और हमारे आने वाली नस्ल को एक अच्छा सा रास्ता बताइए ताकि वो कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। अगर बड़े लोग ही कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर आगे के आवाम का क्या हशर होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, कानून की खिलाफ वर्जी मत कीजिए, आप अपने कानून के दायरे में रहकर काम कीजिए। और पुलिस को हम कई बार इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं कि किसी पर लाठी मत उठाइए। कभी हो जाता है इख्तलाफात में, जब आदमी बात नहीं करता, आपस में तू मैं करता है, तो पुलिस तो काम ही है, पुलिस के हाथ में लाठी होती है, फौज के हाथ में बंदूक होती है। अगर बॉर्डर पे कोई हमारी बॉर्डर में घुस रहा है तो गोली मत चलाओ बोलना गलत है। और यहाँ पर मैक्सिमम कोशिश की जाती है, जब मामला आपे से बाहर होता है, आदमी नहीं समझता तो लटका इस्तेमाल होता है। और बाज़ औक़ात ज़री ज़ुरी बात की भी बात जगह कुछ बड़ी हो चुकी है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर इसमें गलती कर रहे हैं तो ज़रूर उन पर एक्शन लिया जाएगा। और उमूमन होम गार्ड्स ये वो कुछ जो रहते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं होती है, उनसे कहीं कहीं गलतियाँ हो रही। अगर जो भी होगा ज़रूर उन पर एक्शन लिया जाएगा। मगर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि क़ानून की खिलाफ वर्जी मत करें, क़ानून के दायरे में रहते हुए काम करें। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से महकमे सेहत को मुस्तहकम करने की हुकूमत की कोशिशों की सराहना करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना सेहत आम्मा के अजीम मफाद में सरकारी दवाखानों की तरक्की के लिए कोशा है। इसके साथ साथ उन्होंने आवाम से अपील की कि वो लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी न करें और कानून को अपने हाथ में न लें, और इसके साथ साथ सब्र के साथ काम लेते हुए अपने रोज़मर्रा के मामूल को यकीनी बनाएं। कैमरामैन सज्जाद के साथ मैं हसन इरफान,